चैप्टर्स 113, 114, 115, 116। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 113, चुपचाप रहकर किस्मत बनाओ। कंपटीशन तो बहुत तगड़ा चल रहा है यार, पता नहीं आखिरी जीत किसकी होगी। मैं यहाँ बस 15 मिनट से खड़ा हूँ और अब तक 10 से ज्यादा गू मास्टर्स को काउंटर पर अपनी बोली लगाते देख चुका हूँ। अरे यह तो अमीर लोगों का खेल है, हम जैसे लोगों के पास तो compete करने की क्वालिफिकेशन भी नहीं है। ट्री हाउस के सेकंड फ्लोर पर गू मास्टर्स सेंट्रल काउंटर के चारों तरफ जमा थे, आपस में बातें कर रहे थे और लंबी सांसें ले रहे थे। जैसे जैसे रात हो रही थी, रेड स्टील रेलिक गू के लिए कंपटीशन अपने पीक पर पहुंच चुका था। कई रैंक 2 गू मास्टर्स जो अब तक अंधेरे में छुप कर सब देख रहे थे, इस आखिरी घंटे में अपनी बोलियां लगाने लगे थे। कुछ गू मास्टर्स ने तो कई बार बोली लगाई थी। इस युग का आखिरी विजेता या तो मो यान होगा या ची शन, किसी ने अंदाजा लगाया। हाँ, यह पॉसिबल है। मो यान और ची शन दोनों हाई रैंक 2 अपर स्टेज पर हैं। इस रेलिक गू के साथ वो पीक स्टेज तक पहुंच सकते हैं और किंगशू के लेवल पर आ सकते हैं। पिछले कुछ सालों से गू यू किंगशू उनके सर पर सवार रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के मन में इस बारे में कोई ख्याल नहीं होगा। पक्का नहीं कह सकते। यहां सिर्फ हम रैंक 2 गू मास्टर्स हाई नहीं हैं, बल्कि कुछ रैंक 3 एल्डर्स ने भी बोली लगाई है। आज सुबह ही किसी ने लॉर्ड याओजी को अपनी बोली डालते हुए देखा था। हाँ, मैंने भी सुना है। लॉर्ड याओजी की पोती गू यू याओ ल आने वाली अवेकनिंग सेरेमनी में हिस्सा ले रही है। लॉर्ड याओजी अपनी पोती के लिए पहले से ही तैयारी कर रही होंगी और उसके लिए रास्ता बना रही होंगी। आह, कितना अच्छा होता अगर मेरा भी कोई इतना प्यार करने वाला सीनियर होता। फैंग युआन भीड़ में ही शामिल था, उसकी निगाहें शांत थीं जब वो उनकी बातें सुन रहा था। किसी ने भी उसका नाम नहीं लिया था। लोगों की नजरों में फैंग युआन बस एक किस्मत वाला लड़का था जिसे अभी अभी परिवार की संपत्ति विरासत में मिली थी। उनके दिमाग में फैंग युआन अभी तक ची शन, मो यान और किंगशू जैसे लोगों के लेवल पर नहीं पहुंचा था। बहुत बढ़िया। मुझ पर जितना कम ध्यान होगा, उतनी ही आसानी से मैं यह रेड स्टील रेलिक गू हासिल कर पाऊंगा। लेकिन इन बार बार की खरीदारी से मैंने शायद उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया होगा। फैंग युआन 99% सुरे था कि यूज यह रेलिक गू मिल जाएगा। वो एक दूसरी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगा। अगर आगे की घटनाएं उसकी उम्मीद के मुताबिक होती हैं, तो उसकी कई दिनों की मेहनत का एक परफेक्ट अंजाम होगा। वक्त हो चुका था। काउंटर पर लगे पत्ते और टहनियां अचानक बढ़ने लगे और रेलिक गू के चारों तरफ मजबूती से लिपट गए। हरे पत्तों ने लोगों की नजर को रोक दिया और जब वो पत्ते दोबारा खुले, तो रेड स्टील रेलिक गू वहां नहीं था और उसकी जगह एक रिवर्ट गू ने ले ली थी। रिवर्ट गू एक चपटाए, अंडका, हथेली के साइज के पत्थर जैसा दिखता था। उसकी सतह थोड़ी उभरी हुई और चिकनी थी, जिससे एक आंख जैसा पैटर्न बन रहा था। पत्थर का निचला हिस्सा सपाट था और छूने में खुरदुरा महसूस होता था। पत्थर काले रंग का था जबकि आंख का पैटर्न सफेद लकीरों से ढाका हुआ था। हर 2 सेकंड में आंख एक बार झपकती और सफेद लकीरें जो आंख की पुतली को दिखाती थीं, घूम जाती, जिससे ऐसा महसूस होता जैसे ये पत्थर अपनी आंखें घुमा रहा है। रिवर्ट गू का एक खास फंक्शन था। यह रैंक 2 गू वर्म को डिकम्पोज करके रैंक 1 में बदल देता था। मिसाल के तौर पर, अगर रिवर्ट गू को फैंग युआन के व्हाइट जेड गू पर इस्तेमाल किया जाता, तो व्हाइट जेड गू दोबारा से व्हाइट बोर गू और जड़े स्किन गू में बदल जाता। इस प्रोसेस को रिवर्स रिफाइनिंग कहते थे। फैंग युआन ने यूज पर एक नजर डाली और तुरंत यूएस में इंटरेस्ट खो दिया। यूज रिवर्ट गू की जरूरत नहीं थी। आसपास के गू मास्टर्स आपस में बहस करने लगे। रिवर्ट गू रेड स्टील रेलिक गू की तरह सबका फोकल पॉइंट नहीं बन सकता था। हर कोई ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि रेड स्टील रेलिक गू किसको मिला। कुछ लोग फ्लो के कैरावान गू मास्टर को ढूंढने लगे और कुछ लोग में डेस्क पर इंतजार करने लगे। भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन फैंग युआन वहां से हिला नहीं। यंग मास्टर फैंग युआन, कृपया तीसरे फ्लोर पर आइए। हमारे मालिक लॉर्ड जियाफू आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक आवाज अचानक फैंग युआन के कानों में पड़ी। फैंग युआन हैरान नहीं हुआ। इस दुनिया में कई तरह के सीक्रेट साउंड ट्रांसमिशन गू वॉर्म्स थे। उसने आवाज द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया और तीसरे फ्लोर की एक दीवार तक पहुंचा। टहनियां और पत्ते एक दूसरे पर चढ़े हुए थे और लकड़ी की दीवार को ढके हुए थे। स्वूश! टहनियां और पत्ते अपने आप साइड में हट गए और एक छिपा हुआ दरवाजा सामने आ गया। फैंग युआन ने दरवाजा धकेल कर खोला और एक शानदार घूमती हुई सीढ़ी देखी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। वो सीढ़ियों पर चलता हुआ एक छोटे से स्टडी रूम में पहुंचा। स्टडी रूम में जियाफू कुछ हिसाब किताब देख रहा था, उसका हाथ तेजी से लिख रहा था।
जब उसने फैंग युआन के कदमों की आहट सुनी तो उसने अपना सर उठाया। उसके चेहरे पर बना निशान साफ दिख रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी। हम फिर मिल गए, छोटे भाई फैंग युआन। लॉर्ड जियाफू को मेरा प्रणाम। फैंग युआन ने अपने हाथ जोड़े और सलाम किया। आओ, यहां बैठो। जियाफू ने पास के एक डेस्क की तरफ इशारा किया। फैंग युआन के बैठने के बाद उसने अपने बाएं हाथ से डेस्क पर रखा एक बंबू पेपर फैंग युआन की तरफ खिसकाया। फैंग युआन ने एक नजर डाली और तुरंत पहचान गया कि इस बैम्बू पेपर पर उसकी वो सारी बोलियां थीं जो उसने हाल के दिनों में लगाई थीं। हर बोली के नीचे उसका सिग्नेचर था। वो मन ही मन खुश था, सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक हाई हुआ था। लेकिन ऊपर से उसने एक संदेह भरा चेहरा बनाया और पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा कि लॉर्ड जियाफू मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। जियाफू की मुस्कान थोड़ी कम हुई, उसकी ऊँच चमक उठी जब उसने फैंग युआन को देखा। ये तुम्हारी वो बोलियां हैं जो तुमने रेड स्टील रेलेगू के लिए दी थी। मैं सच कहूंगा, तुम्हारे बिजनेस टैलेंट से मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी हर बोली फाइनल सेल प्राइस के बहुत करीब थी। हालांकि तुम सिर्फ एक ब्लैक बॉर्गू, एक लिकर वर्म और रेड स्टील रेलेगू खरीदने में सफल रहे। दूसरे गू वॉर्म्स के लिए तुम्हारी बोलियां सिर्फ 10 या 20 प्राइमेवल स्टोन से हाई पीछे रहीं। भाई, क्या तुम मेरे लिए काम करने में कोई इंटरेस्ट रखते हो? जियाफू ने फैंग युआन को रिक्रूट करने की कोशिश की। लो, आ गया। फैंग युआन मन हाय मन हैसा। उसने इन दिनों बार बार बोलियां लगाई थीं और जानबूझकर ज्यादातर में हार गया था। उसकी बोलियां फाइनल प्राइस से सिर्फ 10 या 20 प्राइमेवल स्टोन से हाई अलग थीं। वो सिर्फ ब्लैक बॉर्गू, लिकर वर्म और रेड स्टील रेलेगू हाई जीत पाया था। और जैसा उसने चाहा था, जियाफू उसके दिखाए गए बिजनेस टैलेंट में इंटरेस्टेड हो गया और यूज रिक्रूट करने की पहल की। हालांकि सच तो यह था कि अगर फैंग युआन चाहता तो उसके पास लगभग सभी गू वॉर्म्स खरीदने की पूरी गारंटी थी। ये फैंग युआन हिचकिचाया, फिर अपना सर हिलाया। मेन लॉर्ड जियाफू की इस मेहरबानी के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं क्लैन छोड़कर नहीं जाना चाहता। ओ, तो ऐसी बात है। जियाफू की निगाहें चमकीं। भाई, शायद मेरे बारे में कुछ गलत समझ बैठे हो। 1 साल पहले मैंने तुम पर शक जरूर किया था, लेकिन बंबू जेंटलमैन का इस्तेमाल करने के बाद तुम पर से सारे शक हट चुके हैं। जिया जिनशेंग मेरा भाई था। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समझ सकते हो कि यूएस वक्त मेरी हालत कैसी थी। एक और अच्छी खबर है, मैंने पहले हाई डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाइजू लेंग को बुला लिया है। ऐसा कोई केस नहीं है जिसे वो सॉल्व ना कर सके। मुझे विश्वास है कि वो जरूर सच का पता लगा लेंगे और तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाइजू लेंग, ये एक प्रॉब्लम है। फैंग युआन ने इस नाम के बारे में सोचा। ये उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। इस दुनिया में कई जादुई जगहें थीं और जांच करने के लिए कई हैरान कर देने वाले तरीके भी थे। जब फैंग युआन ने जिया जिनशेंग को मारा था, तब वो सिर्फ रैंक 1 पर था। भले ही वो बहुत से तरीके जानता था, वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसकी यादों में टाइजू लेंग के पास गहरा कल्टिवेशन था और वो अपनी ऊन में एक रेत का दाना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने पूरी जिंदगी बुराई को सजा देने और अच्छाई को इनाम देने के विचार का पालन किया था। उसके अंदर न्याय की भावना कूट कूट कर भरी थी और उसके विचार बहुत हाई मेटिकुलस थे। वो किसी भी क्लू से सूक्ष्म निशान ढूंढने में माहिर था। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर की बहुत इज्जत है, मैंने भी उनके बारे में सुना है। लेकिन ये लॉर्ड डिवाइन इन्वेस्टिगेटर किंग माओ माउंटेन कब तक पहुंचेंगे? फैंग युआन ने एक उम्मीद भरी नजर से देखा और सीधे पूछ लिया। वो जियाफू अजीब तरह से मुस्कुराया। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर बहुत बिजी रहते हैं। उनके जवाब से लगता है कि शायद अगले साल के बाद ही आ पाएंगे। फैंग युआन ने तुरंत राहत की सांस ली। उसके पास तैयारी के लिए काफी वक्त था। भाई, मैं तुम्हारी बहुत कादर करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे प्रपोजल पर ध्यान से विचार करोगे। जियाफू ने आकर्षक ऑफर्स दिए। फैंग युआन ने होशियारी से माना कर दिया। अभी किंग माओ माउंटेन छोड़ने का सही समय नहीं था। अगर वो बिना पर्याप्त ताकत के एक अनजान माहौल में जाता तो यूज जरूर दबाया जाता और किनारे कर दिया जाता। कारवां भी बुली करने और किनारे करने के अनरिटन रूल्स से भरा हुआ था। ये तुम्हारे टैलेंट के लिए वाकई अफसोस की बात है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें ये टोकन देता हूं। अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, तो यह टोकन इस बात का सबूत होगा कि मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। जियाफू फैंग युआन को रिक्रूट करने में फेल हो गया था, लेकिन उसको कोई हैरानी नहीं हुई। यूज इस तरह के क्लैन के जुड़ाव के बारे में गहरी समझ थी। अगर उस अभी पता चल जाता कि फैंग युआन हाइजिया जिनशेंग का कातिल है, तो न जाने उसका एक्सप्रेशन कैसा होता।
फैंग युआन ने शर्मिंदगी से माफी मांगी जब उसने जियाफू द्वारा दिया गया टोकन और रेड स्टील रेलिक गू लिया। उसने दोनों चीजों को अपने पास रखा और वापस नीचे उतर गया। एक नौजवान लड़की गू मास्टर दीवार पर लगे पत्तों को सहला रही थी जब अचानक वो हैरानी से चिल्ला उठी। टहनियां और पत्ते अचानक अलग हो गए और एक दरवाजा सामने आ गया। दरवाजा अंदर से खोला गया और फैंग युआन बिना किसी एक्सप्रेशन के बाहर निकला। तुम नौजवान लड़की ने अपनी इन फैला दिन और हक्का बक्का होकर फैंग युआन को अपने पास से गुजरते हुए देखा। आसपास के गू मास्टर्स में से जिन्होंने ये सीन देखा, कुछ इससे पहले से वाकिफ थे, कुछ ने एक जानकारी भरी मुस्कान दी और कुछ ने हैरानी भरी नजरों से देखा। फैंग युआन ने इन नजरों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सेकंड फ्लोर पर चला गया। कुछ गू मास्टर्स अभी भी वहां इंतजार कर रहे थे, उत्साह से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रेड स्टील रेलिक गू किसको मिला। कुछ लोग बेबाकी से अंदाजे लगा रहे थे जबकि कुछ लोग थोड़ी बहुत खबरें दे रहे थे। मो यान जब ट्री हाउस से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ची शन का चेहरा पीला पड़ गया था और इसी तरह की बातें। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग कसम खाकर कह रहे थे कि फलाने ने रेलिक गू खरीदा है, यहां तक कि कसम भी उठा रहे थे। फैंग युआन इस बो हो चुके ग्रुप के पास से गुजरा। किसी को नहीं पता था कि इस वक्त रेड स्टील रेलिक गू उनके इतने करीब था। जब फैंग युआन ट्री हाउस से बाहर निकला तो उसकी टक्कर ची शन से हुई। उसका चेहरा वकाई में बुरा दिख रहा था और उसके पास ची चेंग रेड स्टील रेलिक गू के बारे में पूछ रहा था। फैंग युआन को देखने के बाद ची चेंग ने नाक सिकोड़ी और अपना सर घुमा लिया, जानबूझकर उस नहीं देखा। ची शन ने शांति से फैंग युआन की तरफ सर हिलाकर सलाम किया। फैंग युआन ने भी जवाब में सर हिलाया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सूरज की आखिरी किरणें इस नौजवान लड़के के चेहरे पर पड़ रही थीं, वो वकाई में खुश था। रेड स्टील रेलिक गू के साथ उसका कल्टीवेशन तुरंत एक लेवल आगे बढ़ जाएगा। और वो टोकन भी था। 1 साल पहले फैंग युआन जिया जिनशेंग से दोस्ती करना चाहता था और उस पर निर्भर होकर भविष्य के बड़े गू फाइटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहता था। इस उथल पुथल के दौर में फायदा उठाना चाहता था। बदकिस्मती से जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आखिरी नतीजे ने फैंग युआन को समझ नहीं आने दिया कि वो हंसे या रोए। अचानक उसने जिया जिनशेंग को अपने ही हाथों से मार डाला। कोई बात नहीं, जिया जिनशेंग के बिना जियाफू पर निर्भर रहना भी काम कर जाएगा। ये टोकन भविष्य के बड़े गू फाइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए एडमिशन टिकट के बराबर था। चैप्टर 114 गुफा में बंदर राजा। कारवां के गांव से निकलने के 3 दिन बाद पहाड़ के अंदर पत्थरों के जंगल में, जो गहरी लाल रोशनी से भरा हुआ था, बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ छत से नीचे तक फैले हुए थे, जो लंबे और विशाल पेड़ों के तनों जैसे लग रहे थे और एक शानदार भौर रंग का पत्थरी जंगल बना रहे थे। फैंग युआन यूएस पत्थरी जंगल में लड़ाई से पीछे हट रहा था। ची पत्थर के बंदरों का एक झुंड अपनी गोल गोल हरी एंग से घूर रहा था, बिना रुके फैंग युआन का पीछा कर रहा था। मूंग लोगू, फैंग युआन ने अपने मन में पुकारा। उसका दाहिना हाथ बंदरों के झुंड की दिशा में चला। फ्यू, एक अजीब सी नीली, चेहरे जितनी बड़ी मूनब्लेड एक अर्धचंद्र के आकार में हवा को चीरती हुई बंदरों के झुंड में जा घुसी। एक जड़े अंक वाला पत्थर का बंदर हवा में कूद रहा था। बचने के लिए कोई ठिकाना ना होने के कारण वो सीधे मूनब्लेड से टकरा गया। इससे पहले कि वो चिल्ला पाता, अगले हाईपैल उसका पूरा शरीर सर से पांव तक 2 टुकड़ों में बंट गया। उसने अपनी सारी बची कुची जिंदगी की शक्ति खो दी थी और मौत के गहरे औरा में लिपट गया था। एक पाल में उसकी जिंदा एड़ जड़े के मोतियों की एक जोड़ी बन गई। जैसे ही उसका शरीर नीचे गिरा, वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। बम! एक करारी आवाज के साथ मूर्ति जमीन पर गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। मूनब्लेड की रोशनी थोड़ी हल्की हुई और इस पत्थर के बंदर को मारने के बाद उसकी ताकत बरकरार रही और वो पीछे के बंदरों की तरफ बढ़ गया। कचक! कुछ चीखों के बाद 5 या 6 पत्थर के बंदर मौके पर ही मार दिए गए। ची अपने साथियों की मौत ने बंदरों के झुंड के गुस्से को और भड़का दिया। वो गुस्से से चिल्लाने लगे, उनका जोश दोगुना हो गया और वो जोर से फैंग युआन पर कूद पड़े। फैंग युआन खतरे से बेखौफ था, उसका दिल बर्फ की तरह शांत था। वो सही तरीके से लड़ता और पीछे हटेता रहा। जैसे ही पत्थर के बंदर पास आते, वो मूनब्लेड से हमला करता। पहले मूनलाइट गू, लिटिल लाइट गू के बूस्ट के साथ भी हर मूनब्लेड से सिर्फ 1 या 2 बंदर हाई मार पाता था, लेकिन अब एक हमले से मूंगलो गू 5 या 6 पत्थर के बंदर मार सकता था। लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर थे। मूंगलो गू अभी के फैंग युआन के लिए एक बड़ा खर्च था।
हर मूनब्लेड उसके रेड स्टील प्राइमेवल एसेंस का 10% इस्तेमाल करता था। फैंग युआन के अपर्चर में सिर्फ 44% प्राइमेवल सी था। इसका मतलब था कि वो एक बार में सिर्फ 4 मूनब्लेड्स इस्तेमाल कर सकता था। अगर मेन 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को सफलतापूर्वक फ्यूज कर पाता और अपने प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन कर पाता तो मैं 8 मूनब्लेड्स चला सकता। कितने अफसोस की बात है। भले ही मेरे पास दूसरा लिकर वर्म है और 4 में से 3 तरह की शराब है, लेकिन आखिरी वाली नहीं है। मैं आखिरी कदम पर अटका हुआ हूं। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। 3 मूनब्लेड्स के बाद उसके अपर्चर में सिर्फ 14% हल्का लाल प्राइमेवल एसेंस बचा था। सेफ साइड पर रहने के लिए उसने अब मूनब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि व्हाइट जेड गू को एक्टिवेट कर दिया। पत्थर के बंदरों ने यूज घेर लिया। सबसे पास का बंदर फैंग युआन के पैर पर कूड़ा और पागलों की तरह हमला करने लगा। नीचे से ऊपर उसने अपने बंदर के सर से फैंग युआन की ठुड्डी पर मारा। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी। वो अपनी मुट्ठी से इस ओवरकॉन्फिडेंट बंदर को कुचलना चाहता था, लेकिन अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और उसने अपना हाथ रोक लिया। उसकी जगह अपनी ठुड्डी से हमला झेला। टक्कर से एक पाल पहले उसकी ठुड्डी सफेद जड़े की ठंडी रोशनी से चमक उठी। एक जोर से बम की आवाज गूंजी। हमले के जोर से फैंग युआन का सर पीछे की तरफ झुक गया, लेकिन वो बंदर जमीन पर पड़ा था, अपना सर पकड़े हुए और दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर लुढ़क रहा था। व्हाइट जेड गू के बिना फैंग युआन की ठुड्डी टूट जाती, लेकिन अब फैंग युआन को सिर्फ हल्का सा चक्कर महसूस हुआ, कोई चोट नहीं आई। लेकिन व्हाइट जेड गू के डिफेंस के साथ भी उस हमले का असर तो झेलना ही पड़ा। फैंग युआन कुछ कदम पीछे हटा, तब जाकर वो ठीक हुआ और उसके सामने का नजारा साफ दिखाई दिया। उसने जानबूझकर बंदर का सर वाला हमला झेला था, ताकि उसका शरीर ऐसे हमलों का आदी हो जाए और यूएस हल्के चक्कर से भी आदी हो जाए। इस तरह भविष्य में जब वो किसी जीवन मरण के संकट में पड़ेगा, ऐसे हमले का सामना करेगा, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो पाएगा और जीने का एक मौका हासिल कर सकेगा। फैंग युआन अपने तरीकों में हमेशा बेरहम था। ये बेरहमी सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं, खुद के लिए भी थी। वो यहां लगभग हर 3 दिन में पत्थर के बंदर मारने आता था। उसका मकसद सिर्फ फ्लाओ वाइन मूंग की ताकत की विरासत हाई नहीं थी, बल्कि एक और मकसद था, पत्थर के बंदरों का इस्तेमाल अपनी खुद की लड़ने की काबिलियत को ट्रेन करना। एक गू मास्टर के फिजिकल स्टैट्स, फिजिकल कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी, एपर्चर प्राइमेवल एसेंस, लड़ाई का अनुभव और हर गूवर्म, ये सभी तत्व थे जो उसकी पूरी लड़ाई की शक्ति को प्रभावित करते थे। सिर्फ इन सभी तत्वों को मजबूती से एक साथ जोड़कर ही कोई सबसे ज्यादा लड़ाई की शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। पत्थर के बंदरों का झुंड एक हथौड़े जैसा था और फैंग युआन वो लोहा था जो अभी अभी भट्टी से निकला था। हथौड़े के हर वार से वो और मजबूत और साफ और ठोस बनता जाएगा। 15 मिनट बाद ये लड़ाई खत्म हुई। जमीन पर चारों तरफ पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े द और उनके बीच दर्जनों जड़े के मोती थे। मैंने इस बार 41 जड़े वाले पत्थर के बंदर मारे, फैंग युआन ने अपने मन में गिना, और हर बार वो लड़ाई के नतीजों को मिलता। हर लड़ाई से वो अपने आप पर विचार करता और जो उसने ठीक से नहीं किया उस सुधारता। साथ ही वो अपनी सुधार की गति को भी महसूस करता। पिछली लड़ाई में मूंग लो गू का सबसे बड़ा योगदान था। 3 मूनब्लेड्स ने कम से कम 17 या 18 पत्थर के बंदर मार दिए। ये पूरे लड़ाई के नतीजों का लगभग आधा है। बाकी के बंदर सब मेरे क्लोज कॉम्बैट में मारे गए। मूनलाइट गू का असर पत्थर के बंदरों पर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मूंगलो गू में एडवांस होने के बाद वो फैंग युआन का सबसे शक्तिशाली हमला करने का तरीका बन गया। ना सिर्फ उसकी हमला करने की शक्ति ज्यादा थी, बल्कि सबसे जरूरी, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी। फैंग युआन ने 3 मूनब्लेड सिर्फ कुछ सांसों के वक्त में इस्तेमाल किए, लेकिन जब उसने अपनी मुट्ठियों और लातों से पत्थर के बंदरों को तोड़ा तो उसमें 10 मिनट से ज्यादा लगे। ये पत्थर के बंदर बहुत फर्टीले दिए और उनकी हरकतें तेज थीं। जब पत्थर के बंदर जमीन पर होते तो उन्हें फिजिकली मारने का कोई मतलब नहीं था। एक छलांग में वो आसानी से कूद कर फैंग युआन के हमले से बच सकते थे। एक ही कमजोरी थी कि जब वो हवा में कूदते तो वो अपनी हरकत की दिशा नहीं बदल सकते थे। फैंग युआन उन्हें मार पाया वो इसी कमजोरी की वजह से था, लेकिन ये उसके लड़ाई के गहरे अनुभव की वजह से था। अगर कोई और रैंक 2 गू मास्टर होता, यहां तक कि चीशन, मो यान या किंग शू भी, वो हर बार फैंग युआन की तरह कमजोरी नहीं पकड़ पाते। उसकी पिछली जिंदगी की यादें फैंग युआन को लड़ाई में मौकों को सेंसिटिविटी से पकड़ने और उनका फायदा उठाने देती थीं। वो अपनी हर ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सकता था। भले ही वो रैंक 2 पर था, वो अपनी लड़ाई की शक्ति का इस्तेमाल अपनी काबिलियत के लिमिट तक कर सकता था।
वो बिल्कुल फैंग झेंग जैसा नहीं था, जिसके पास जड़े स्किन गू था, लेकिन अरेना में फैंग युआन के ऑरा से दब जाने के बाद वो अपनी असली शक्ति तक नहीं दिखा पाया। बेशक फैंग युआन का कल्टीवेशन अभी भी बहुत कम था और बंदरों के झुंड के खिलाफ वो उन्हें सिर्फ ताकत से नहीं दबा सकता था। हर बार उस लड़ते हुए पीछे हटना पड़ता था। किस्मत से बंदरों की बुद्धि ज्यादा नहीं थी, वो अपने हमले के पैटर्न्स को एडजस्ट नहीं कर सकते थे और फैंग युआन को उन्हें हवा में कई बार कुचलते देखने के बाद भी वो हमला करते हुए फैंग युआन पर कूदते रहते। साथ ही हर बार जब वो फैंग युआन का पीछा करते, अगर वो अपने घरों से बहुत दूर हो जाते तो उनके घरों की याद उनके गुस्से पर हावी हो जाती। कई बंदर इसी वजह से पीछा छोड़ देते। गू स्वर्ग और धरती का सार हैं, इंसान सभी जीवित चीजों की आत्मा है। फैंग युआन इंसानों की बुद्धि पर भरोसा करके पत्थर के बंदरों की आदतों को समझ रहा था और सही लड़ाई के तरीकों का इस्तेमाल करके पत्थरी जंगल में गहराई तक जा रहा था। इस वक्त तक वो पत्थरी जंगल के सेंट्रल एरिया के पास पहुंच चुका था। कई कोशिशों के बाद फैंग युआन ने आखिरकार इस पत्थर के स्तंभ पर बंदरों के झुंड का सफाया कर दिया। अभी उसके सामने आखिरी स्तंभ था। ये इस पत्थरी जंगल का सबसे बड़ा और सबसे मोटा पत्थर का स्तंभ था। स्तंभ छत से नीचे की तरफ फैला हुआ था, लगभग जमीन को छू रहा था। ये शांति के बीच एक शानदार ऑरा दे रहा था। फैंग युआन ने स्तंभ पर पत्थर की गुफाओं की गिनती की और अंदाजा लगाया कि कम से कम 500 पत्थर के बंदर होंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा बंदरों का झुंड था जिसका उसने सामना किया था। लेकिन चाहे कितने भी जड़े वाले पत्थर के बंदर हों, फैंग युआन के लिए यह सिर्फ एक छोटी सी मुश्किल थी। ज्यादा से ज्यादा उस और मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ और चक्कर लगाने पड़ेंगे। जिस चीज ने उसकी नजर को गंभीर बना दिया वो थी सबसे ऊपर की पत्थर की गुफा। इस गुफा का प्रवेश द्वार आसपास की किसी भी गुफा से बड़ा था, कम से कम 2 गुना बड़ा अगर ज्यादा नहीं तो। और इसके नीचे गुफाएं एक दूसरे से इतनी सती हुई थीं कि वो एक ऐसी स्थिति बना रही थीं जैसे वो पूजा और सम्मान कर रही हों। ऐसा लगता है कि इस पत्थर की गुफा में एक बंदर राजा है। फैंग युआन ने माथे पर बाल डाले। यहीं पर प्रॉब्लम थी। जब तक किसी जानवर का झुंड बड़ा होता है तब तक एक जानवर राजा बन जाता है। जंगली सुअरों के झुंड में एक जंगली सुअर राजा था। जाहिर है बंदरों के झुंड में भी एक बंदर राजा होगा। एक जानवर राजा का खतरा एक आम जंगली जानवर से कई गुना ज्यादा था। कारण यह था कि उनके शरीर में एक या डूगू वॉर्म्स होते थे। ये गू जानवर राजाओं के साथ एक आपसी साझेदारी में होते थे और जैसे ही जानवर राजा पर हमला होता वो बाहर आकर मदद करते। ये जड़ें वाला पत्थर का बंदर राजा बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए, कम से कम जंगली सुअर राजा से तो कमजोर ही होगा, वरन आसपास के बंदरों के झुंड अब तक उसके कब्जे में होते। फैंग युआन ने अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके बंदर राजा की शक्ति का अंदाजा लगाया। आमतौर पर जानवर का झुंड जितना बड़ा होता है, जानवर राजा उतना ही मजबूत होता है। कमजोर जानवर राजाओं के पास अपनी प्रजाति के बड़े झुंड पर शासन करने की काबिलियत नहीं होती। जानवर के झुंड के साइज और जानवर राजाओं के वर्गीकरण के अनुसार कम से ज्यादा तक उन्हें 100 बीस्ट किंग, 1000 बीस्ट किंग और मिरियड बीस्ट किंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बीमार SAAMP के ग्रुप ने जिस जंगली सुअर राजा का शिकार किया था वो 1000 बीस्ट किंग था। वो 1000 जंगली सुअरों पर शासन करता था। फैंग युआन के सामने जो पत्थर का बंदर राजा था वो 100 बीस्ट किंग था। उसके शासन में सिर्फ कुछ 100 पत्थर के बंदर थे। वुल्फ टाइड के पीछे का असली मुजरिम लाइटनिंग क्राउन वुल्फ एक मिरियड बीस्ट किंग था। हर एक लाइटनिंग क्राउन वुल्फ कम से कम 10,000 लाइटनिंग वुल्फ्स पर शासन करता था। तीनों बीस्ट किंग्स की काबिलियत में बहुत बड़ा अंतर था। 1000 बीस्ट किंग्स को मारने के लिए 3 टीम्स को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती थी। बीमार SAAMP का ग्रुप जंगली सुअर राजा से निपट पाया, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो पहले से घायल था। एक मिरियड बीस्ट किंग को क्लैन के एल्डर्स और क्लैन लीडर को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती थी ताकि वो उसका सामना कर सकें। और जहां तक 100 बीस्ट किंग की बात है, एक आम 5 लोगों का ग्रुप उससे निपट सकता था। लेकिन फैंग युआन जो इस बंदर राजा से निपटना चाहता था वो बहरी ताकत उधार नहीं ले सकता था और सिर्फ अपनी ताकत पर ही निर्भर रह सकता था। रैंक 2 इनिशियल स्टेज प्राइमेवल एसेंस यहां बेकार है। लगता है रेड स्टील रेलिक गू इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। फैंग युआन ने पत्थर की गुफा को गहराई से देखा, फिर दूसरे सीक्रेट रूम से निकला और पत्थर का दरवाजा बैंड कर दिया। अगर उसके रास्ते में जंगली सुअर राजा जैसा 1000 बीस्ट किंग खड़ा होता तो फैंग युआन बिना सोचे पीछे हट जाता। लेकिन अगर ये सिर्फ 100 बीस्ट किंग है, अगर फैंग युआन के पास रैंक 2 मिडिल स्टेज कल्टिवेशन होता तो वो एक कोशिश कर सकता था। बेशक
नतीजे कुछ भी हो सकते थे। मिडिल स्टेज कल्टीवेशन के साथ भी उसके फेल होने की संभावना लगभग 75% थी, उसके सफल होने की संभावना 30% भी नहीं थी। चैप्टर 115 मिडिल स्टेज में प्रवेश। वो पारदर्शी लाइट की झिल्ली, हल्का लाल प्राइमीवल समंदर और उसमें उठती लहरें। समंदर की सतह पर मोटे सफेद लिकर वॉर्म्स पानी पी रहे थे। समंदर के ऊपर हवा में एक काला लेडीबग जैसा ब्लैक बॉर्गो अपने पंख फड़फड़ा रहा था और रेड स्टील रेलगू के आसपास मंडरा रहा था। कंकड़ जैसा व्हाइट जेडगू समंदर की गहराइयों में डूब चुका था और बिल्कुल स्थिर था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा ने खुद को छिपा लिया था, वो आराम करने के लिए गहरी नींद में था। वक्त आ गया है, फैंग युआन ने मन में सोचा। समंदर की लहरें रुक गईं और प्राइमीवल एसेंस का एक हिस्सा ऊपर उठा और रेड स्टील रेलगू की तरफ बह गया। रेड स्टील रेलगू तुरंत हिलने लगा और ऊपर उठ गया, लाल रोशनी की किरणें छोड़ने लगा। ये धीरे धीरे उगते हुए सूरज जैसा था, उसकी किरणें अपचर की दीवार पर पड़ रही थीं। किरणें आग की तरह गर्म और तलवार की तरह चमकदार थीं। ब्लैक बॉर्गू जल्द ही इसे बर्दाश्त न कर सका और प्राइमीवल समंदर में गिर गया। दोनों लिकर वॉर्म्स भी प्राइमीवल समंदर की गहराइयों में डूब गए। व्हाइट जेडगू समंदर के अंदर चमक रहा था। फैंग युआन के लिए आम तरीकों से रैंक 2 मिडिल स्टेज तक पहुंचना उस सिर्फ घिसने का तरीका इस्तेमाल करना पड़ता, अपने हल्के लाल प्राइमीवल एसेंस से लाइट मेम्ब्रेन एपर्चर दीवार को साफ करना। लेकिन अब रेड स्टील रेलगू ने शानदार लाल रोशनी छोड़ दी, जिसने हल्के लाल प्राइमीवल एसेंस की जगह ले ली और सीधे अपचर की दीवार में घुस गई, जिसके हैरान करने वाले नतीजे मिले। फैंग युआन देख सकता था कि पूरी लाइट मेम्ब्रेन हैरान कर देने वाली तेजी से मोती हो रही है। लाइट मेम्ब्रेन पर रोशनी की धाराओं में संघनित हो गई, धीरे धीरे एक वाटर मेम्ब्रेन में बदल रही थी। सफेद चमकती हुई किरणें लगातार बह रही थीं, एक पाल साफ होती और अगले पाल अंधेरी। इस वक्त फैंग युआन मिडिल स्टेज में पहुंच चुका था। हालांकि रेलगू अभी भी लाल किरणें छोड़ रहा था। किरणें पूरे अपचर में भर गईं। उसने प्राइमीवल एसेंस की जगह ले ली और लगातार अपना सार और आधार फैंग युआन के अपचर में डालती रही। वाटर मेम्ब्रेन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और यूएस पर चमकती हुई किरणें पानी की तरह आजादी से बह रही थीं। ये लगभग 15 मिनट तक चलता रहा। रेड स्टील रेलगू ने अपनी सारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म कर दी थी। उसका शरीर पारदर्शी हो गया और लाल रोशनी में गायब हो गया। चुभने वाली लाल किरणें भी उसके गायब होने के साथ ही अचानक गायब हो गईं। एपर्चर ने एक बार फिर अपनी शांति पा ली। हालांकि वाटर मेम्ब्रेन बहुत मोटी हो चुकी थी। रेड स्टील रेलगू का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने बहुत सारा वक्त और मेहनत बचाई थी। प्राइमीवल समंदर में गहरे लाल प्राइमीवल एसेंस का एक धागा दिखाई दिया। यह रैंक 2 मिडिल स्टेज प्राइमीवल एसेंस था। यह हल्के लाल इनिशियल स्टेज प्राइमीवल एसेंस से ज्यादा कंडेंस था। यह प्राइमीवल समंदर की गहराइयों में डूब गया और व्हाइट जेडगू के आसपास मंडराने लगा। एक रेड स्टील रेलगू सीधे अपचर की बुनियाद को मजबूत कर सकता था। एक गू मास्टर के लिए इसका मतलब था एक छोटे रेल में आगे बढ़ना। इस तरह का गू वर्म जितनी जल्दी इस्तेमाल किया जाए उतना ही अच्छा था। एक गू मास्टर के लिए ऊंचा कल्टीवेशन मतलब मजबूत लड़ने की ताकत, बेहतर जीने की दर, ज्यादा मिशन पूरे करना और ज्यादा प्राइमीवल स्टोन्स की कमाई। इसका हर पहलू पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। मिडिल स्टेज पर पहुंचने के बाद फैंग युआन ने कुछ प्राइमीवल स्टोन्स लिए और अपना प्राइमीवल एसेंस रिकवर करना शुरू कर दिया। वो तभी रुका जब उसके अपचर में 44% प्राइमीवल सी पूरी तरह से मिडिल स्टेज स्कारलेट प्राइमीवल एसेंस से भर गया। आधे घंटे बाद वो एक बार फिर पत्थरों के जंगल में दाखिल हुआ, सेंट्रल एरिया की तरफ बढ़ रहा था। उसने बंदरों के झुंड के वार्निंग जोन्स में कदम रखा। तुरंत गुस्से में भरे जड़े आंख वाले पत्थर के बंदर पत्थर के स्तंभों से बाहर निकले। वो चीखे और फैंग युआन पर झपट पड़े। फैंग युआन का चेहरा नहीं बदला, उसका ज्यादा ध्यान पत्थर के स्तंभ की सबसे ऊपर वाली गुफा पर था। एक आम जड़े वाले पत्थर के बंदर से मिलने पर, जब तक आप उनसे घिरे ना हो, घबराने की जरूरत नहीं थी। असली समस्या पत्थर का बंदर राजा था। उसके ऊपर कौन से गू वॉर्म्स रहते थे, फैंग युआन नहीं जानता था। फैंग युआन धीरे धीरे पीछे हटा और सावधानी से देखता रहा, लेकिन पत्थर का बंदर राजा दिखाई नहीं दिया। फैंग युआन उलझन में था, क्या इस बंदर झुंड में कोई बंदर राजा नहीं है? अगर कोई बंदर राजा होता तो वो बिना शक सबसे पहले बाहर आता अगर कोई उसके इलाके में घुसपैठ करता। रुको, शायद वो पहले ही बाहर आ चुका है। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके अपचर में सोया हुआ स्प्रिंग ऑटम सकाडा अचानक ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया। उसका शरीर कांप रहा था जब उसने एक कमजोर, चौंकी हुई चीख मारी जो सिर्फ फैंग युआन के दिमाग में गूंजी। वाइटल गू की चेतावनी।
ये तभी होता था जब वाइटल गु महसूस करता था कि गु मास्टर की जान को सख्त खतरा है। एक पल में फैंग युआन के रोंगटे खड़े हो गए। बिना दूसरा सोचे उसने सीधे व्हाइट जेड गु का इस्तेमाल किया। एक चमकदार सफेद जड़े की रोशनी की परत ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अगले हाइपैल पत्थर का बंदर राजा, जो एक आम पत्थर के बंदर से 3 गुना बड़ा था, अचानक फैंग युआन के बाईं तरफ प्रकट हुआ और अपने तेज पंजों से फैंग युआन के बाएं कंधे पर जोर से वार किया। बैंग! पत्थर के बंदर राजा का हमला व्हाइट जेडगू के डिफेंस ने रोक दिया। उसका हमला फेल हो गया। जिस पाल फैंग युआन ने यह हमला झेला, उसके अपचर में व्हाइट जेडगू अचानक चमक उठा और स्कारलेट प्राइमेवल एसेंस का 5% खर्च कर दिया। अगर ये तब होता जब फैंग युआन इनिशियल स्टेज पर था, तो 10% हल्का लाल प्राइमेवल एसेंस खर्च हो जाता। इससे कोई भी देख सकता है कि पत्थर के बंदर राजा का अचानक हमला कितना खतरनाक और घातक था। भले हाई फैंग युआन शांत स्वभाव का था, वो इस पल ठंडे पसीने से भीगने से खुद को रोक ना सका। अगर उसने इन दिनों खुद को तेज ना किया होता और अपनी हालत को पीक कॉम्बैट स्टेट में ना लाया होता, तो शायद वो पत्थर के बंदर राजा के हमले की चपेट में आ जाता। अगर उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी भी देर से होती, तो उसका बायां कंधा बेकार हो जाता। फिर फैंग युआन की हालत भी गु युमानशी की तरह बुरी हो जाती, जैसा कुछ समय पहले हुआ था। इस पत्थर के बंदर राजा में असल में एक जंगली छिपने वाला गु वर्म रहता है। फैंग युआन जल्दी से पीछे हटा। उसके पास छिपने वाले गु वर्म को डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था और वो अचानक ही डिसएडवांटेज में आ गया। पत्थर का बंदर राजा आम पत्थर के बंदरों से ज्यादा चालाक लग रहा था। हमला मिस होने के बाद उसने खुद को फिर से छिपा लिया। ये निश्चित रूप से फैंग युआन पर एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव था। उसने व्हाइट जेडगू का इस्तेमाल अपने पूरे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए किया। इस तरह के तरीके में हर पल प्राइमेवल एसेंस खर्च होता था और उसके लिए इस सुरक्षा को बनाए रखना नामुमकिन था। यहां तक कि जब वो पत्थर के बंदर सेना से लड़ रहा था, तब भी वो व्हाइट जेडगू का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी पाल में ही करता था। अगर वो इस हालत में बना रहता, तो उसका प्राइमेवल एसेंस जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाता। 500 से ज्यादा पत्थर के बंदर फैंग युआन को गुस्से से घेर रहे थे। फैंग युआन ने अपनी पूरी रफ्तार से पीछे हटकर कुछ दूरी बनाई। कुछ पत्थर के बंदरों का जोश कम हो गया, जबकि कुछ जमीन पर पैर पटकने लगे और अपने घरों की तरफ वापस जाने लगे। चीरअप! ठीक उसी वक्त जड़ें वाला पत्थर का बंदर राजा प्रकट हुआ और ऊंची आवाज में आदेश दिया। चीरअप चीरअप! पत्थर के बंदर झुंडों ने तुरंत जवाब दिया। उनकी उलझन और हिचकिचाहट गायब हो गई और उन्होंने फिर से फैंग युआन का पीछा करना शुरू कर दिया। 500 से ज्यादा जड़ें वाले पत्थर के बंदर लगातार उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन फैंग युआन घबराया नहीं। उसके होठों पर इसके विपरीत एक ठंडी मुस्कान आ गई। ये दुर्घटना पहले से ही उसकी उम्मीदों में थी। उसने पत्थर के जंगल के केंद्रीय क्षेत्र की तरफ सबसे आसान रास्ता चुना था, एक रास्ता खोलते हुए। रास्ते के आसपास बड़ी संख्या में पत्थर के बंदरों के झुंड थे। फैंग युआन इस रास्ते से बहुत परिचित था। हालांकि इन पत्थर के बंदरों की कम बुद्धि के साथ उन्हें कैसे पता चलता? पत्थर के बंदर राजा की निगरानी में उन्होंने पत्थर के जंगल में तूफान मचा दिया, दूसरे बंदर झुंडों के चेतावनी क्षेत्रों में घुसपैठ की और दूसरे बंदर झुंडों से प्रतिक्रिया का सामना किया। पत्थर का जंगल पूरी तरह से अराजकता में था। अनगिनत जड़ें वाले पत्थर के बंदर अपनी जगह पर खड़े अपने घरों की रक्षा के लिए एक कत्लेआम शुरू कर रहे थे। 10 या उससे ज्यादा सालों में पत्थर का बंदर राजा शायद 1000 बीस्ट किंग बनने के लिए आगे बढ़ सकता था और इस पत्थर के जंगल को पूरी तरह से एक कर सकता था। लेकिन अब वो सिर्फ 100 बीस्ट किंग था और उसके पास इतने सारे पत्थर के बंदरों को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं थी। पत्थर के बंदरों के अलग अलग झुंड एक दूसरे के साथ एक अराजक युद्ध में उलझ गए। एक पाल के लिए फैंग युआन को सिर्फ पत्थर के बंदरों की चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो 500 पत्थर के बंदर जो उसका पीछा कर रहे थे, जल्दी ही दूसरे पत्थर के बंदर झुंडों के साथ उलझ गए। लेकिन पत्थर का बंदर राजा अभी भी फैंग युआन का पीछा करने पर अड़ा था। फैंग युआन हमला कर रहा था और पीछे हट रहा था। इस दौरान उसने पत्थर के बंदर राजा के कई अचानक हमले झेले और हर हमला उसके प्राइमेवल एसेंस की बड़ी मात्रा को खर्च कर देता। किस्मत से इससे पहले वो मिडिल स्टेज में पहुंच चुका था, वरन इनिशियल स्टेज प्राइमेवल एसेंस के साथ वो इस खर्च को संभाल नहीं पाता। फैंग युआन बिल्कुल डिसएडवांटेज में आ गया था। उसने पत्थर के बंदर राजा में कोई कमजोरी नहीं पाई थी। हमला करने का एकमात्र मौका यूएस पाल में था जब पत्थर का बंदर राजा हमला करने वाला था। लेकिन भले हाई फैंग युआन प्रतिक्रिया करने में सक्षम था, उसके पास हमला करने का समय ही नहीं था।
पत्थर के बंदर राजा के पास एक कंसीलमेंट टाइप गू वर्म था और उसने पहल को मजबूती से पकड़ रखा था। वो फैंग युआन पर जब चाहे हमला कर सकता था। भले हाई फैंग युआन यूज घायल कर दे, वो कंसीलमेंट टाइप गू वर्म का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से भाग सकता था। वो एक अजय स्थिति में था। बिना स्टेल्थ रिमूवल गू वर्म के इस लड़ाई को जीतने की संभावना बहुत कम है। अगर मेरे पास एक वाइड एरियर अटैकिंग मेथड होता तो शायद मैं कोशिश कर सकता था, लेकिन मूंगलो गू मेन इस पत्थर के बंदर राजा को सिर्फ तभी मार पाऊंगा अगर मैं किस्मत वाला हुआ, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। फैंग युआन ने लड़ाई की स्थिति को साफ साफ समझ लिया और तुरंत पीछे हट गया। हालांकि पत्थर का बंदर राजा यूज मारने पर तुला हुआ लग रहा था। फैंग युआन पत्थर के दरवाजे से लगभग 100 मीटर दूर पीछे हटा जब वो अचानक रुक गया। मेरे पास अब 10% से थोड़ा हाई ज्यादा प्राइमेवल एसेंस बचा है। ये 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए काफी नहीं होगा, और भले ही मैं दूसरे सीक्रेट रूम में दाखिल हो जाऊं और पत्थर का दरवाजा बैंड कर दूं, ये पत्थर का बंदर राजा शायद दरवाजा तोड़ देगा। फैंग युआन ने सोचा था कि पत्थर का बंदर राजा इतनी लंबी दूरी तक उसका पीछा करने के बाद हार मान लेगा, लेकिन किसने सोचा था कि वो अभी भी उसका पीछा करने पर अड़ा था। वो अब पत्थर के जंगल से बाहर आ चुका था और उसके चारों तरफ एक खाली जमीन का टुकड़ा था। अनगिनत पत्थर के बंदर पत्थर के जंगल में अराजक रूप से लड़ रहे थे, जिससे एक शोर मच गया था। उनकी शोर मचाने वाली आवाजें इस खाली जगह में गूंजती रहीं। फैंग युआन हिला नहीं। उसकी लड़ाई की अंतःप्रेरणा उस बता रही थी कि पत्थर का बंदर राजा कहीं छिपा हुआ है, उसके एक कमजोरी दिखाने का इंतजार कर रहा है ताकि वो एक घातक हमला कर सके। फैंग युआन जानता था कि वो पहले ही एक इम्पास में फंस चुका है। आर्म रैंक 2 गू मास्टर्स इस दर से पहले ही टूट चुके होते, इस अदृश्य दबाव को सह नहीं पाते। लेकिन फैंग युआन अभी भी शांत था। ये स्थिति भी उसकी उम्मीदों के भीतर थी, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। तर्क के अनुसार पत्थर के बंदर राजा में भी पत्थर के बंदर की आदतें होनी चाहिए और अपने घर को छोड़ने में अनिच्छुक होना चाहिए। लेकिन किसी कारण से ये पत्थर का बंदर राजा फैंग युआन का पीछा करने और उस मारने पर तुला हुआ था। अगर तुम रिस्क लेना चुनते हो तो तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने के लिए भी तैयार रहना होगा। फैंग युआन की ईद में एक ठंडी रोशनी चमकी, फिर उसने अपनी ऊपर की कमीज उतार दी। चैप्टर 116 बंदर राजा को मारकर नया गू हासिल किया। 11% प्राइमेवल एसेंस, इसका मतलब है डू मूनब्लेड्स या बंदर राजा के अचानक हमले को 2 बार झेलना। सिर्फ मूंगलो गू या व्हाइट जेड गू पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। मेरा एक ही मौका है, जिस पाल बंदर राजा मुझ पर हमला करेगा, मुझे यूएस मौके को पकड़ना होगा और मूनब्लेड चलाकर उस तुरंत मार देना होगा। फैंग युआन के विचार चिंगारी की तरह चमके, उसने सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी सोच ली। पत्थर के बंदरों का डिफेंस कुछ खास नहीं था, और क्योंकि बंदर राजा ने अचानक हमले का रास्ता चुना था, इससे पता चलता है कि डिफेंस उसकी कमजोरी थी। एक मूनब्लेड 5 या 6 जड़ें वाले पत्थर के बंदरों को मार सकती थी। भले ही वो बंदर राजा को ना मार पाए, फिर भी उस बुरी तरह घायल कर सकती है। लेकिन ये मत सोचो कि ये आसान है। इस मुकाम तक पहुंचना मुश्किल है। भले हाई गू मास्टर्स का एक ग्रुप आ जाए, बिना स्टेल्थ रिमूवल टाइप गू के वो अपनी जान गंवा देंगे। ये बंदर चालाक है, हमला ना करने का चुनाव कर रहा है। क्या वो मेरे प्राइमेवल एसेंस के खत्म होने का इंतजार कर रहा है? छोड़ो, मैं एक बार स्प्रिंग ऑटम सकाडा पर भरोसा करूंगा और इस मौके पर दाव लगाऊंगा। फैंग युआन ने तुरंत फैसला किया। उसकी ईल्डें एक ठंडी और बेरहम रोशनी से चमक रही थीं। वो उसी जगह खड़ा रहा, दोनों हाथ उसके बगल में लटके हुए अपनी शर्ट का कॉलर पकड़े हुए। साथ ही उसने अपनी एंड बैंड करलिन सिर्फ एक झलक के लिए दरार छोड़ी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने व्हाइट जेड गू का डिफेंस हटा दिया। उसके अपचर में प्राइमेवल एसेंस का खर्च आखिरकार रुक गया। साथ ही वो अब सफेद जड़े की रोशनी के सुरक्षा कवच में नहीं था। पत्थरों के जंगल में बंदरों की चीखें और दर्द गूंजता रहा, लेकिन फैंग युआन महसूस कर सकता था कि ये शोर उसके करीब और करीब आ रहा है। एक तरह की शांति ने उसके दिल और दिमाग को घेर लिया। वो चुपचाप पत्थर के बंदर राजा के हमले का इंतजार कर रहा था। जब वो हमला करेगा, तभी मैच का फैसला होगा। इंतजार। अचानक स्प्रिंग ऑटम सकाडा एपर्चर में कांप उठा। फ्यू! अगले हाईपैल फैंग युआन ने एक धमाका सुना और पत्थर का बंदर राजा उसके बाईं तरफ प्रकट हुआ। व्हाइट जेड गू। फैंग युआन की ईड़ चमक उठी जैसे ही सफेद जड़े की रोशनी ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। बम! पत्थर के बंदर राजा ने फैंग युआन के शरीर पर एक जोर से वार किया, जिससे वो लगभग गिरने ही वाला था। उसका प्राइमेवल एसेंस 5% गिर गया,
सिर्फ आधा बचा। ये देखकर कि उसका हमला फैंग युआन को खत्म नहीं कर पाया, पत्थर का बंदर राजा भागने की कोशिश करने लगा। फैंग युआन के पास पलटवार करने का समय नहीं था, लेकिन अपनी ऊपर की शर्ट को झटकने के लिए यह काफी था। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी ऊपर की शर्ट पर कोई है जो बाहर की तरफ खींच रहा है। शर्ट स्टील की नहीं बनी थी और उस फटने से बचाने के लिए फैंग युआन ने दोनों हाथ छोड़ दिए और देखा कि हवा में तैरती हुई शर्ट एक हैरान कर देने वाली तेजी से इधर उधर उड़ रही है। अब फैंग युआन की ईड़ ठंडी रोशनी से चमक उठी, क्योंकि लड़ाई का नतीजा इस एक मूनब्लेड से तय होगा। उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा और शांत था। बंदर राजा आखिरकार एक जंगली जानवर था और उसका चेहरा शर्ट से ढक जाने के बाद वो घबराहट में आ गया। उसने एक तेज चीख मारी, अपने पत्थर के बंदरों को मदद के लिए बुलाया। साथ ही शर्ट इधर उधर घूमती रही, दिशा बदलती हुई और हर जगह जाती रही। एक अजीब सी नीली मूनब्लेड उड़ती हुई आई और पत्थर के बंदर राजा से टकरा गई। बंदर राजा दर्द से चिल्लाया और उसका कैमोफ्लेज एक्सपोज हो गया। उसका रूप एक आम पत्थर के बंदर जैसा ही था, लेकिन उसका शरीर 3 गुना बड़ा था और साथ ही उसकी ऊन खूनी लाल रोशनी से चमक रही थी। एक लंबा और गहरा घाव उसकी छाती से लेकर उसके बाएं पैर तक फैल गया, जिससे लगातार खून बह रहा था। हालांकि मारा नहीं था, उस पहले ही भरी चोट लग चुकी थी और मौत का ऑरा उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसने हैरानी से अपना घाव ढाका और फिर से अदृश्य हो गया। फैंग युआन की ऊपर की शर्ट उसके मूनब्लेड से कट गई थी और जमीन पर गिर गई, लेकिन खून के निशानों ने बंदर राजा को एक्सपोज कर दिया और वो जल्दी से पीछे हट गया। अब उसके मन में फैंग युआन को मारने का ख्याल नहीं था। इतनी गंभीर चोट के साथ अगर उसने इसका इलाज नहीं किया तो वो अपनी जान गंवा देगा। इस समय फैंग युआन भी पत्थर के दरवाजे की तरफ पीछे हट गया। मूनब्लेड को एक्टिवेट करने के बाद उसके अपचर में सिर्फ थोड़ा सा प्राइमेवल एसेंस बचा था और उसकी लड़ाई की शक्ति बहुत कम हो गई थी। हालांकि ये एक ड्रॉ जैसा लग रहा था, फैंग युआन जीत गया था। बंदर राजा की चोट जल्दी ठीक नहीं हो सकती थी। जितना ज्यादा खून बीता उतना ही कमजोर वो महसूस करता, लेकिन फैंग युआन प्राइमेवल स्टोन्स का इस्तेमाल करके अपना प्राइमेवल एसेंस रिकवर कर सकता था और अपनी लड़ाई की शक्ति वापस पा सकता था। बिना स्टेल्थ रिमूवल टाइप गू के, ना हाई वाइड एरिया अटैक मेथड के, अपने लड़ाई के गहरे अनुभव और खतरे के समय लोहे जैसी इच्छा शक्ति से फैंग युआन कमजोर स्थिति में भी मजबूत को हरा सकता था। बंदर, लोमड़ी, बी इन जंगली जानवरों में आम जंगली जानवरों के मुकाबले अद्भुत बुद्धि होती है और वो ज्यादा चालाक होते हैं। इसीलिए उनमें जंगली हिम्मत की कमी होती है और वो अक्सर घायल होने पर पीछे हट जाते हैं। अगर ये एक जंगली सुअर या सांड होता तो वो घायल होने पर पागल हो जाते। ऐसा लगता है कि इस बंदर राजा के पास सिर्फ एक गू वर्म है। हालांकि गू वर्म अदृश्य होने की शक्ति दे सकता है, ये खून के निशान नहीं छिपा सकता, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये रैंक 1 स्टेल्थ रॉक गू होना चाहिए। फैंग युआन अपने मन में सोचने लगा और अपनी यादों पर भरोसा करते हुए बंदर राजा के सामने अब कोई राज नहीं बचा था। नतीजा तय हो चुका है। फैंग युआन पत्थर के कमरे में वापस आ गया, दरवाजा बंद किया और अपना प्राइमेवल एसेंस भरने लगा। एक पल बाद उसका प्राइमेवल एसेंस अपने पीक स्टेट पर वापस आ गया और फैंग युआन ने पत्थर का दरवाजा खोला और एक बार फिर पत्थरों के जंगल में था। पत्थरों का जंगल अभी भी एक मैस था, लेकिन पहले से बेहतर। इस अफरा तफरी के बाद पूरे पत्थरों के जंगल की शक्तियां रिसेट हो जाएंगी। पत्थर के बंदर फिर से बसेंगे और रिग्रुप होंगे और घूमने वाले और अलग थलग पत्थर के बंदर नए बंदर झुंड बनाएंगे। जिस रास्ते को मैंने इतनी मेहनत से बनाया था वो इस तरह गायब हो जाएगा। फैंग युआन का दिल डूब गया। इस रास्ते के पूरी तरह से गायब होने से पहले पत्थर के बंदर राजा को मारना होगा। अगर नहीं तो इस रास्ते को खोलने में उसका बहुत सारा समय फिर से खर्च होगा, और जब तक वो फिर से सेंटर में पहुंचेगा बंदर राजा पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। दुश्मन को अधमरा छोड़ना बेवकूफी है और शियांग यू की तरह शोहरत से ही खुश हो जाना उसकी फितरत में नहीं था। फैंग युआन खुले हुए रास्ते पर चलता गया, पत्थरों के जंगल में घुसता गया। रास्ते में आने वाले पत्थर के बंदरों को उसने खत्म कर दिया। 15 मिनट बाद वो एक बार फिर सेंट्रल पिलर पर पहुंचा। पत्थर का बंदर राजा जमीन पर पड़ा था। वो एक मूर्ति में बदल चुका था और पहले ही मर चुका था। एक जड़े आंख वाला पत्थर का बंदर उसकी लाश पर पैर रखे चिल्ला रहा था। राजा का खिताब बदल रहा था। पुराने राजा की मौत के साथ एक नया राजा उसकी जगह ले रहा था। चाहे वो जानवरों का झुंड हो या इंसानी समाज, ये निर्मम एलिमिनेशन सिस्टम था। मेरी थोड़ी मेहनत बच गई। फैंग युआन धीरे धीरे पास आया।
इसी पाल एक गू वर्म धीरे धीरे पत्थर के बंदर राजा की लाश से ऊपर उठा, नए राजा की तरफ उड़ता हुआ। मूंग लो गू। फैंग युआन ने ठीक समय पर एक मूनब्लेड चलाई, नए पत्थर के बंदर राजा को भगा दिया, फिर आगे बढ़कर अस गू वर्म को पकड़ लिया। ये गू एक आम भौर पत्थर जैसा दिखता था, जिसकी सतह असमान थी, ना चाकोर और ना गोल। अगर इस गू को सड़क पर फेंक दिया जाता तो कोई भी उसके रूप से उस पहचान नहीं पाता। लेकिन असल में ये एक पत्थर का सार था, मदर नेचर द्वारा पाला गया एक प्राकृतिक गू। ये एक निर्जीव वास्तु, एक पत्थर जैसा लगता था, लेकिन सच में यह असली चीज थी, एक जीवित प्राणी जिसका अपना चेतना और विचार था। जैसा फैंग युआन ने अनुमान लगाया था, यह स्टेल्थ रॉक गू था। फैंग युआन द्वारा पकड़े जाने पर वो बेचैनी से छटपटाने लगा, उसकी शैतानी पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा। फैंग युआन ने अपने मन में पुकारा और स्प्रिंग ऑटम सकाडा उसके अपचर में प्रकट हुआ, अपने ऑरा की एक झलक छोड़ता हुआ। स्टेल्थ रॉक गू तुरंत मुर्दा सा हो गया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे एक चूहा बिल्ली से मिल गया हो। फैंग युआन का लाल प्राइमीवल एसेंस एक्टिवेट हुआ और उस तुरंत रिफाइन कर लिया। एक और गू हाथ लगा। स्टेल्थ रॉक गू को अपचर में रखा गया और वो प्राइमीवल समंदर के तला में डूब गया, व्हाइट जेड गू के बगल में। पत्थर का बंदर हेल्पलेसली पास में देख रहा था, और फैंग युआन को स्टेल्थ रॉक गू को अपने शरीर में रखते देख वो पागलों की तरह उछालने लगा, बेमतलब की बातें चिल्लाता हुआ। उस अभी नई पोजीशन मिली थी, इसलिए ज्यादा बंदर उसकी बात नहीं मानते थे। एक और मूनब्लेड के साथ फैंग युआन ने कुछ और बंदरों की जान ले ली। जो लोग अपने नए राजा के आसपास जमा हुए थे, वो तुरंत बिखर गए। नया पत्थर का बंदर राजा फैंग युआन पर दांत पीसने लगा। दफा हो जा। फैंग युआन ने यूज घूरा, एक शब्द कहा, उसका एक्सप्रेशन बर्फ की तरह ठंडा था। बंदर राजा कांप गया, फैंग युआन से आती हुई तेज मारने की नियत महसूस की। उसने हक्का बक्का होकर फैंग युआन को देखा, फिर थूक निगला और घूम कर भाग गया, जंगली जानवरों के मुकाबले अपनी बेहतर बुद्धि दिखाते हुए। फैंग युआन ने इन पत्थर के बंदरों को भगा दिया और उन्हें नजरअंदाज किया, जितनी जल्दी हो सके पत्थर के स्तंभ के नीचे पहुंचा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने पत्थर के स्तंभ के नीचे एक गुफा पाई। गुफा बड़ी नहीं थी और कुछ पत्थर की सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जा रही थीं। फैंग युआन के पास कोई इन्वेस्टिगेटिव गू वर्म नहीं था, इसलिए वो बता नहीं सकता था कि नीचे क्या है। जब स्थिति साफ नहीं थी, फैंग युआन गुफा में नहीं घुसा और सीढ़ियों से नीचे नहीं गया। उसने पहले ही जबरदस्ती रास्ता बनाया था और उसकी शारीरिक हालत अपने प्राइम पर नहीं थी। इसके अलावा पत्थरों के जंगल में अफरा तफरी कम हो रही थी और स्थिर हो रही थी। उसने रास्ता खोलने में बहुत मेहनत और समय खर्च किया था, लेकिन बहुत से पत्थर के बंदर रास्ते में स्तंभों में बसने लगे थे। जल्दी का काम शैतान का। ए फ्लैट, जब मैंने विरासत का सुराग ढूंढ लिया है, मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ए फ्लैट, वापस लौटने का समय है। फैंग युआन ने जांच करने की अपनी इच्छा पर काबू पाया और उसी रास्ते से वापस लौट गया। रास्ते में दबाव बढ़ गया, लेकिन आखिरकार उसने दबाव को झेला क्योंकि उसके पीछे सैकड़ों बंदर पड़े थे और वो दुखांत रूप से पत्थरों के जंगल से बाहर निकल गया। समय तेजी से बीता और गर्मी ने वसंत की जगह ले ली। अनजाने में ही झुलसा देने वाली गर्मियां फिर से आ चुकी थीं। फैंग युआन अपना हर सेकंड लगन से कल्टीवेशन में बिता रहा था। रेड स्टील रेलिक गू का इस्तेमाल करके उसने तुरंत फैंग झेंग की कल्टीवेशन स्पीड की बराबरी कर ली। उसके पास कोई खास गू नहीं था जो उसके मिडिल स्टेज ऑरा को छिपा सके। बंदर राजा को मारने और स्टेल्थ रॉक गू हासिल करने के एक दिन बाद उसका कल्टीवेशन लेवल एक्सपोज हो गया। तब जाकर क्लैन वालों को पता चला कि रेड स्टील रेलिक गू हासिल करने वाला बंदा असल में फैंग युआन था। साथ ही उसने जानबूझकर ब्लैक बॉर गू भी दिखाया। फैंग युआन ने इतनी बड़ी संपत्ति बेचकर ब्लैक बॉर गू और रेड स्टील रेलिक गू हासिल किया। कई लोग उसके विचारों को समझ नहीं पाए, यूस, बेवकूफ, पागल और छोटी सोच वाला कहने लगे, जो उसके नए निकनेम बन गए। अटेंशन बढ़ने के साथ फैंग युआन को फ्लाओ वाइन मोंग की विरासत में जाने की संख्या कम करनी पड़ी। उसने अपने अपचर को पोषित करना जारी रखा जब वो धीरे धीरे रैंक 2 अपर स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, साथ हाई लिकर वर्म और स्टेल्थ रॉक गू को फ्यूज करने के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहा था। साथ ही उसने वाइटैलिटी लीफ का इस्तेमाल करके प्राइमीवल स्टोन्स कमाए, अपने कल्टीवेशन को बनाए रखते हुए। जुलाई, पतझड़ की शुरुआत। गांव के पास पहाड़ के दामन में अचानक एक जंगली रैंक 5 गू प्रकट हुआ, जिससे गू यू विलेज में एक बड़ा भूकंप आ गया। 1. बीचीनी कहानियों का एक लेजेंडरी भेड़िया। 2. शियांग यू किंग वंश का एक विजेता। चैप्टर एंड।